ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज का टॉपिक हमारा हाई कोर्ट है। प्रीवियस क्लास में भी हमने हाई कोर्ट के बारे में ही पढ़ा था। ठीक है, एक क्विक इसका रिव्यू हम ले लेते हैं कि हमने हाई कोर्ट के बारे में क्या क्या पढ़ा था। कि हाई कोर्ट जो होती है हमारी स्टेट की सबसे अपर कोर्ट होती है, यही पढ़ा है हमने। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की सबसे अपर कोर्ट कौन सी है तो क्या बोलेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन से पार्ट में है वो? पार्ट 5। और पार्ट 5 जो हमारा पूरा है वो किसको लीड करता है? द यूनियन एग्जीक्यूटिव। और जो पार्ट 6 है जिसमें हमारा हाई कोर्ट है, पार्ट 6 के अंदर हमारा हाई कोर्ट आता है, ये हमारा जो है ये किसको करता है, किसको डिफाइन करता है? ये द स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, यानी कि स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर कैसे काम करेगा, सीएम कैसे बनेंगे, सीएम कैसे काम करेंगे, सीओएम यानी कि क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कैसे काम करेंगे, कैसे चुने जाएंगे, सब कुछ स्टेट के बारे में बातें होती है हमारी पार्ट 6 में। और पार्ट 5 में हमारी किसके बारे में होती है? यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। इट मीन्स कि पूरे भारत की सरकार के बारे में बातें होती हैं। ठीक है, अच्छा, अभी एक रिसेंट न्यूज़ है, करंट न्यूज़ है, इस पे आपको काम करना है कि जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हैं पीएम जो रहे थे 2004 से लेकर 2014 तक, 26 दिसंबर 2024 को उनका देहांत हो गया। तो अब आपको क्या काम करना है, इस पे पूरा नोट तैयार करना है। ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 26 सितंबर और डेट ऑफ डाइड क्या बनी? 26 दिसंबर, डेट सेम है। ठीक है, तो वो क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी, थोड़ी सी हम हाई कोर्ट पे बाद में चलेंगे, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं वो 10 साल तक लगातार चौथे थे जो लगातार इतने लंबे टाइम पीरियड तक पीएम रहे। 2004 से लेकर 2014 2 लोकसभा कंटिन्यूसली उन्होंने की। ठीक है, अब उसके बाद सबसे ज़्यादा वो हाईलाइट में कब आए? क्योंकि बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री थे। कहते हैं कि उनके जितना माइंडेड इकोनॉमिक्स रेयर ऑफ रेयरेस्ट मिलता है। ठीक है, कब वो उसमें आए, चर्चा में कब आए? वो 1991 में जब क्राइसिस आ गई थी। अगर वो क्राइसिस थोड़े और समय तक चल जाती, एक्सटेंड हो जाती, तो हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ जाती। और फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब है कि देश दिवालिया हो गया एक तरीके से, फिर देश को उभरने में सालों लग जाएंगे, उभरेगा भी नहीं उभरेगा कुछ पता नहीं होता। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस जब आ जाती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है समझना। एक परिवार से ही आप लेके चल लीजिए कि अगर बहुत ही ज़्यादा तंगी आ जाए, इमरजेंसी क्राइसिस में बंदा फिर भी चल जाता है, और एक हो गया इमरजेंसी लग गई पूरे देश में, इट मीन्स पैसा ही खत्म है देश से। बिना पैसे क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं करोगे, कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तब क्या था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस टाइम पे की। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन किया, उदारीकरण किया, है ना, प्राइवेटाइजेशन किया। ठीक, क्योंकि पहले क्या था, भारत की कंपनी थी। आप एक चीज़ से लगा लीजिए, फोन पहले MTNL BSNL सिर्फ वही चलता था, लैंडलाइन फ़ोन। अगर आप एप्लीकेशन लगाते थे गवर्नमेंट के पास फ़ोन लेने के लिए तो आपको महीनों लग जाते थे फ़ोन लेने के लिए। 2 महीने में 3 महीने में तुम्हारा नंबर आता था, तब तुम्हारा कनेक्शन लगता था। इतने बड़े बड़े वो वॉकी टॉकी टाइप से नहीं होते हैं जो फोर्स, पुलिस फोर्स के पास होते हैं ना इतने बड़े बड़े। अब तो पुलिस के भी छोटे कर दिए हैं, आर्मी कमांडर्स वगैरह रखते हैं, इतने बड़े बड़े होते थे। इनकमिंग पे भी आपको पैसा देना होता था, समझ रहे हो? फोन का उस टाइम पे ये था कि जिस बंदे के पास ज्यादा पैसा है वही फोन रख सकता है। क्यों? सुनने का भी पैसा उसको देना होता था। आज के टाइम में इनकमिंग तो फ्री है, आउट गोइंग भी 300 रुपए का डलवा लो, ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए का महंगा रिचार्ज हो गए हैं, मान लो 300 का भी डलवा लोगे तो 28 दिन तक अनलिमिटेड बात करो किसी से। और अगर आप रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हो तो 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज तक आपकी इनकमिंग आती रहेगी, उसके बाद बंद होती है। ये भी अभी कुछ ही टाइम से हुआ है ना, 2-3 साल से ये चीजें हो, नहीं तो इनकमिंग तो आपके फोन पे चलती ही रहती थी। ठीक है, तो आप किसने इन चीजों को किया? अब आज के टाइम में आप फोन लेने लगोगे, क्योंकि हम 1991 के बाद ही तो ये सब एयरटेल, जियो तो खैर हमारी इंडिया की कंपनी है, बहुत बाद में लॉन्च हुई है। ठीक है, ये जियो जो है ये इंडियन कंपनी है, मुकेश अंबानी की कंपनी है ना, रिलायंस की कंपनी है, बट ये तो बहुत बाद में लॉन्च हुई है ना, ये तो अभी लॉन्च हुई है कुछ साल पहले।
1991 से पहले सिर्फ एक ही कंपनी होती थी, BSNL, जिसको आज MTNL के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फोन लेने लगोगे तो 2 महीने 4 महीने में तुम्हारा नंबर आता। आज के टाइम में तुम सोचो बस, और अपने फोन में बस ये डाल दो, कुछ सर्च कर लो फोन से रिलेटेड, कॉल आने शुरू हो जाएंगे आपको, या उसी से रिलेटेड चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। आज एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं। ठीक है, कैसे आई? क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया चीजों का। ठीक है, लाइसेंस राज को खत्म कर दिया। ठीक, कैसे खत्म किया? पहले लाइसेंस राज होता था। इट मीन्स कि आपको अगर कार लेनी है तो 1 या 2 ही कंपनी है बस इंडिया में जिसकी आप कार खरीद सकते हो, बहुत महंगी है वो। ठीक है, 1 या 2 ही कंपनियां हैं कार की जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, वो ही कार बेचेंगी। उसके आज के टाइम में तुम कार खरीदने चले जाओ, दुनिया भर की कारें हैं, क्योंकि सारी तो इंडियन कंपनी नहीं है ना। स्कूटर लेने लग जाते थे, बजाज का स्कूटर दिखता था, है ना। आज तो स्कूटर का स्कूटी बना दिया, है ना। स्कूटर मेल था उसकी फीमेल वर्जन बना दी स्कूटी। स्कूटर तो दिखता ही नहीं है, इक्का दुक्का है। तो लाइसेंस राज को खत्म करके क्या किया? अगर हम ये चीज नहीं करते ना बच्चों, तो हम बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। उन्होंने क्या किया? अरे हमारे पास पैसा नहीं है ना, और अगर हम उधार ले लेंगे तो हम उधार चुकाने की भी स्थिति में नहीं। कोई उधार ऐसे थोड़ी ना दे जाएगा कि ब्याज पे देगा ना। यहाँ तो खाने के वांदे हो रहे हैं, और ब्याज पे पैसा ले लेंगे तो और मर जाएंगे। तब दिमाग किसका लगा था? PV नरसिंहा राव और मनमोहन सिंह। उस समय PV नरसिंहा राव कौन थे? PM। और ये कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। इन दोनों ने दिमाग लगाया कि हमें पैसा चाहिए, तो हम क्यों नहीं विदेशी कंपनी को इनवाइट कर लेते हैं अपने यहाँ पे। आएंगे, पैसा यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे भी चीज़ों को लेंगे वहाँ पे रेंट देंगे, लीज पे लेंगे। कोई देखो, कोई भी कंपनी आएगी ना तो वो 1 या 2 साल के लिए नहीं आती है। कोई बड़ी कंपनी आती है वो लीज पे आती है हमेशा, 50 साल की लीज, 99 ईयर की लीज, 80 ईयर की लीज, 40 ईयर की लीज, उस पे आएगी। अब कोई चीज़ लीज पे आ रही है, आपको रेंट प्रॉपर मिलने लगा, पैसा आने लगा, पैसे का फ्लो होने लगा। अब खाली आके ये थोड़ी ना है कि कोई जर्मनी की कंपनी आ रही है या जापान की कंपनी आ रही है या चाइना की कंपनी आ रही है तो वो अपने एम्प्लॉय भी वहीं से लेके आएंगी, तो एम्प्लॉयमेंट मिला। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ? हमारी स्थिति सुधरने लगी। आधार कार्ड, आज तो जन जन की पहचान है, बिना आधार कार्ड तो कुछ भी नहीं है, नहीं है ना। किसने इंट्रोड्यूस कराया? मनमोहन सिंह ने, 2008 एंड 9 में। ठीक है, समझ में आ रही है बातें आपको। और 2011 में इतने, मतलब कि जब लोगों ने इनके प्रति रुझान नहीं लिया ना, नहीं, जैसे कोई चीज आती है पहले मार्केट में तो लोग क्या होते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते। तो फिर इन्होंने क्या किया? कैंपेनिंग कराई, ये गली गली जाओ, कस्बे एरिया वाइज बांटो, बैठो, लोगों को घर से बुला के लाओ और उनका आधार कार्ड बनाओ। पहले ऐसे हुआ था 2010 और 11 में, गलियों गलियों में बैठ गए थे आधार कार्ड बनाने वाले। और फिर टीवी पे हर जगह, इवन आपके FM पे भी, कि आधार कार्ड आपकी पहचान है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत होगी। आधार कार्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। मनरेगा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि भाई मिनिमम साल में 365 दिन है, चलो 365 हम नहीं दे पाएंगे तो 100 दिन की मजदूरी तो एक मजदूर को मिलनी ही चाहिए, उसको काम मिलना ही चाहिए, ताकि वो 100 दिन से अपने 365 दिन थोड़ा एडजस्ट करके गुजार ले, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनके टाइम पीरियड्स में हुई हैं, जो रिवोल्यूशनरी चेंज था हमारी इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये चीजें आपको करनी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पे आपको पूरा एक नोट्स तैयार करना है, क्वेश्चंस बन सकता है बेटा। ठीक है, चलो अब हाई कोर्ट पे आ जाते हैं। तो हाई कोर्ट हमारा जो था, स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड हमारा एक कॉन्सेप्ट है। जो हाई कोर्ट होती है हमारी, वो क्या है कि अपर कोर्ट ऑफ स्टेट है। और इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम कंपैरिजन तो कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट जो है वो बियॉन्ड है। बियॉन्ड क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन को केवल सुप्रीम कोर्ट ही चेंज कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। कुछ स्थिति में पार्डन पावर के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि उनकी सजा को माफ कर दे या कम कर दे या खत्म कर दे। माफ करना खत्म करना एक ही होता है। ठीक है,
हाई कोर्ट जो होता है वो स्टेट लेवल पे अपर होता है, बट अगर हाई कोर्ट से किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, हाई कोर्ट के डिसीजन से किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है, ठीक है। बट स्टेट की सबसे बड़ी जुडिशियल अथॉरिटी हमारी हाई कोर्ट है, ठीक है। समझ में आ गया। आज के टाइम में 25 है, मैंने आपको पहले बताया था कि टेबल तैयार करनी है, किसने की, चलो उस चीज को अच्छे से आपको ध्यान देना है कि 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें से कुछ कॉमन्स होते हैं, और ये कौन डिसाइड करता है कि इसमें इंक्लूड करना है या एक्सक्लूसिव बनाना है या कॉमन बनाना है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है ना। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि बम्बई हाई कोर्ट है जो हमारा, ठीक है। महाराष्ट्र तो ऑलरेडी इतना बड़ा है, बट जो गोवा है, गोवा के लिए एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट की जरूरत नहीं, बहुत छोटा है। दमन एंड द्वीप एंड दादर एंड नगर हवेली बहुत छोटे छोटे से आइलैंड है, जरूरत नहीं है उनके लिए, एक्सपेंस ज्यादा होगा हमारा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया कि दो चीज रखी कि एक्सक्लूसिव भी होगा और कॉमन भी हो सकता है। कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट क्या कर सकती है इसमें, अभी भी क्या कर सकती है, अमेंडमेंट करके, जैसे कि बम्बई को अलग कर दे, गोवा दमन द्वीप दादर नगर हवेली को इकट्ठा कर दे, उनका अलग बना दे, तो 26 हो जाएंगे। टोटल डिपेंड ऑन पार्लियामेंट, ठीक है। ये हो गया, कॉमन हाई कोर्ट्स होते हैं और एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद 214 से लेके 231 आर्टिकल्स तक जो है हमारे पार्ट 6 में इसी से डील करते हैं। टोटल हाई कोर्ट के बारे में बताते हैं कि हाई कोर्ट कैसे कैसे मूव करता है, किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, ये सब चीजें मैंने आपको स्लाइड्स में दे दी हैं, ठीक है। ये सब चीजें दे दी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट हमने पढ़ लिया था, ठीक है, कि देखो मैंने अभी बताया आपको कि इसमें कॉमन्स भी होते हैं, एक्सक्लूसिव भी होगा और कॉमन भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बम्बई हाई कोर्ट है, कलकत्ता को अभी भी कलकत्ता ही बोला जाता है। देखो वैसे हम कोलकाता लिखते हैं, हिंदी में भी कोलकाता ही लिखा जाता है ना, बट हाई कोर्ट कलकत्ता है। जैसे कि इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है, बट हाई कोर्ट इलाहाबाद ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि एक चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या था बच्चों, हमारे कितनी थी, कितना कॉलिज्म है इस टाइम पे, 34, 1 + 33, ये फिक्स है। बट हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट में क्या सिनेरियो होता है हमारा, हाई कोर्ट में सिनेरियो हमारा हो जाएगा, हाई कोर्ट का सिनेरियो क्या होता है हमारा, हाई कोर्ट में 1 तो रहेगा जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सी, ठीक है, जे आई अगर लिखते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सी जे ऑफ हाई कोर्ट इस तरीके से लिखा जाए, ब्रैकेट में स्टेट का नाम दे दें, तो सी जे का मतलब चीफ जस्टिस है बच्चों, ठीक है, सी जे का मतलब चीफ जस्टिस है, ठीक है। ऑफ हाई कोर्ट अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का है तो ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो होते हैं ना, जो हमारे एडिशनल जो जज होते हैं हमारे ये जो हमारे बाकी के जो जज होते हैं, जस्टिस होते हैं, उनकी संख्या कहीं पे भी फिक्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, अकॉर्डिंग टू क्राइम वेरी करती है, ठीक है ना, ठीक है। इस समय सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं हमारी। प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, बताया था मैंने, किसकी सलाह पे, गवर्नर ऑफ स्टेट। और अगर चीफ जस्टिस की नियुक्ति यहाँ पे होनी है, अपॉइंटमेंट यहाँ पे होनी है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन ली जाती है, ठीक है। और चीफ जस्टिस जब अपॉइंट हो जाता है, उसके बाद जब जस्टिस हम नियुक्त करते हैं, जो बाकी के हमारे जज होते हैं, उसमें किसकी कंसल्ट या रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है इनको, गवर्नर प्लस में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उसी हाई कोर्ट का, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस होना चाहिए। अब आपको ये इनका टाइम पीरियड्स कितने टाइम के लिए होता है, सॉरी इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, हमने बताया था कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए सबसे पहले भैया, कि अगर आप कभी भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो या आप पॉलिटिकल लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहली कंडीशन बच्चों क्या होती है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, मस्ट है ये,
आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो तो वहीं पे कट हो जाएगा। आगे की तो क्वालिफिकेशन चाहे आप फुलफिल कर भी रहे हो तब भी आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया तो पहली रिक्वायरमेंट है। इसके बाद कि किसी भी हाई कोर्ट में उसी टेरिटरी में, ठीक है, एडवोकेट या जज की पोस्ट पे उन्होंने काम किया हो, या फिर ये सब चीजें हैं, है ना, यही सब चीजें हैं जो एक हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करने के लिए काफी होती हैं, ठीक है। ओथ अफर्मेशन कौन दिलाएगा? गवर्नर दिलाएंगे, ठीक है। टेन्योर ऑफ 62 साल, है ना, 62 साल होगा, या अपनी मर्जी से रिजाइन दे दे तो टेन्योर खत्म हो जाएगा, है ना, ठीक है। या अपने ऑफिस में काम करने के लिए वो एब्सेंट हैं, ठीक है, तब वो वैकेंट हो जाएगा, या उनकी डेथ हो जाती है तब वैकेंसी हो जाती है। तो ये टाइम पीरियड्स होता है, ठीक है। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। रिमूवल ऑफ जजेस मैंने आपको बता दिया था। इम्पीचमेंट, जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट में जज का इम्पीचमेंट करते थे, सेम इम्पीचमेंट का प्रोसीजर यहाँ पे है। कहाँ से होगा? पार्लियामेंट के थ्रू होगा। राज्यसभा से अगर कोई मोशंस लेके आ रहे हैं, कोई प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं, 14 दिन पहले, कार्यवाही से 14 दिन पहले नोटिस देना होता है, ठीक है। जैसे कि जगदीप धनखड़ के मामले में दिया गया था, 9 नवंबर को दिया गया था, पर 20 नवंबर को हमारा जो सेशन है वो खत्म हो चुका है। तो अगर इस पे आगे चर्चा हुई तो बजट सेशन में होगी, बट बहुत ज़्यादा रेयर ऑफ रेयरेस्ट चांस है कि उनको इम्पीच्ड किया जा सके, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत मेजोरिटी नहीं है इतनी जितनी चाहिए। बहुत स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है ना, 2/3 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग होती है। समझ में आ गई बातें आपको? राज्यसभा में कम से कम 50 बंदे साइन करके देंगे नोटिफिकेशन पे, और लोकसभा से अगर पास हो रहा है, या लोकसभा से पास नहीं हो रहा, सॉरी, लोकसभा से अगर आ रहा है तो 100 बंदे, ठीक है। यही सब चीजें हैं। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि अगर लोकसभा से है तो स्पीकर को हैंड ओवर किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा में अगर आ रहा है तो चेयरपर्सन को हैंड ओवर किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है, अभी मैं आपको बस वर्बली बोलूंगी, मैं इस पे नहीं जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर वो अप्रूव कर दे तो 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाती है जो जांच करती है। किस पे जांच करती है? उस कॉज पे जांच करती है जिसमें कहा गया है कि इम्पीच्ड करना है। अब इम्पीच्ड भी दो उससे होता है कि या तो मिसबिहेव करते हैं या इनकैपेसिटी होती है। ऑलमोस्ट मिसबिहेव पे ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कमेटी अगर कह देती कि हाँ ये ट्रू है, जो भी कॉजेज बताए हैं ये ट्रू है, तब क्या होगा? तब फिर वोटिंग हो जाती है 2/3 मेजोरिटी से, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी दोनों सदनों में होगी, वहां से पास होके फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट फिर उसको क्या करेंगे? साइन करेंगे, और अगर प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तो फिर उन जज को वहां से हटना पड़ता है, ठीक है। इम्पीच्ड हो जाते हैं वो, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। ये इम्पीचमेंट वही है, मोशंस आता है भैया इसमें, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ जजेस मैंने बता दिया था। जैसे कि हमने अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बताया था आपको, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस मैंने आपको बताया था। उसमें क्या बताया था मैंने कि एक कमेटी बनाई जाती है ना, कोलिजियम बनाया जाता है, ठीक है, उसमें बताया था मैंने। ट्रांसफर में मैंने क्या बताया था कि ट्रांसफर में मान लो हरियाणा का जो कोई जज है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम महाराष्ट्र में लेके जा रहे हैं या एमपी में लेके जा रहे हैं, चलो हम एमपी में लेके चले गए, ठीक है, यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं हम इनका। तो जब वहां पे अपॉइंटमेंट में कॉलेजियम में क्या होता था, जज गवर्नर होते थे खाली उसी स्टेट के जिस स्टेट में अपॉइंटमेंट हो रही है। बट जब अगर ट्रांसफर का केस है तो दोनों स्टेट के गवर्नर इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। ये सब हम बातें बहुत डिटेल में कर चुके हैं अपनी क्लास में, ठीक है। ये मैं आपको ब्रीफ रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है। चलो भैया, अब हमारी क्लास जो शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस। देखो, चीफ जस्टिस का मतलब क्या होता है कि जो मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट का, वो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो एक्टिंग चीफ जस्टिस हमें लेके आना होगा। किन कंडीशंस में आएगा एक्टिंग चीफ जस्टिस? ठीक है, कि किसी भी कारण से वैकेंट है, खाली है, ठीक है, या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है, ठीक है, या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है, या फिर क्या हो गया है, देखो ये भी एक बहुत बड़ी पोस्ट है,
क्योंकि इतने सारे केस आते हैं डेली के डेली, एक दिन भी उस पोस्ट को खाली नहीं रख सकते हम, ठीक है, एक दिन भी उस पोस्ट को खाली नहीं रख सकते। वैकेंट है तो लेके आ जाएंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस। और अगर क्या हो गया कि टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, बीमार हो गए जी, है ना, ज्यादा बीमार हो रहे हैं, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, कुछ ऐसी कंडीशंस होगी कि वो नहीं आ पा रहे हैं, तो पोस्ट तो खाली है ना इस टाइम पे, क्योंकि बंदा प्रेजेंट नहीं है। जब वो प्रेजेंट ही नहीं है तो वो काम कैसे करेगा? तब क्या किया जाता है? एक्टिंग चीफ जस्टिस को लेके आया जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि और भी कोई कारण हो सकता है जिसमें अनेबल टू परफॉर्म होता है, कि यानी कि परफॉर्म करने के लिए अनेबल है, परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे नहीं है। हो सकता है बाहर घूमने गए हो विदेश में, भाई वो भी तो इंसान है ना, फॉरेन ट्रिप पे चले गए कहीं पे, या उनके घर में शादी आ गई, उनकी बेटी की शादी है, उनके बेटे की शादी है, वो नहीं आ रहे हैं, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। एडिशनल एंड एक्टिंग जज। अच्छा, अगर मान लो क्या होगा कि एक्टिंग तो हमने पढ़ लिया कि ये बात हो रही थी चीफ जस्टिस की, और अगर जज हो जाए तो चीफ जस्टिस के अलावा जो बहुत सारे होते हैं, है ना, चीफ जस्टिस ए और बहुत सारे बी, मान लो बी में से अगर हमें लेना पड़ जाए किसी को, ठीक है, एडिशनल लेना पड़ जाए, ठीक है, हम यहाँ चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, ये था चीफ जस्टिस की बात, यानी कि टॉप प्रायर पोस्ट वैकेंट है, ये जज हैं जो कहीं पे 10 हैं, कहीं पे 15 हैं, कहीं पे 22 हैं, कहीं पे 18 हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि इसमें क्या किया जा सकता है कि 2 साल के लिए या उससे अधिक, ठीक है, 2 साल या उससे अधिक के लिए एक्टिंग या एडिशनल भी, देखो एडिशनल कब जरूरत पड़ती है, इन दोनों में अंतर समझिए। एक्टिंग का मतलब है कि कोई जो जज है वो प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है, उसकी जो सीट है वो वैकेंट है, ठीक है, उसकी सीट जो है वो वैकेंट है। मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, उनकी जो सीट है वो वैकेंट है, उनकी जगह हम वाई को ले आए, बट वाई की उम्र इस समय 61 साल है, ठीक है, 61 साल है, और यहाँ हम बोल रहे हैं कि हम 2 साल के लिए तो ला ही सकते हैं। एक्स बोल रहा है कि भाई मैं 2-3 साल तक नहीं आऊंगा, बट हमने जल्दी जल्दी में क्या किया, वाई को अपॉइंट कर लिया है। ऐसा होता नहीं है, बट मैं एक कंडीशंस आपको बता रही हूँ, जल्दी में कोई काम नहीं होता है। मान लीजिए कोई वाई पर्सन हमने एक्स की जगह पे पोस्ट कर दिया, बैठा दिया कि आप अब काम करोगे एज ए एक्स, ठीक, बोले जी ठीक है मैं कर लूंगा, बट उनकी उम्र 61 साल है, तो 62 साल के जब हो जाएंगे ना तो उनको रिजाइन देना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 2 साल उनके कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि 62 साल टिल 62 ईयर्स, अगर आप 62 साल के हो तब तक तो बने रहोगे, बट अगर आपने मान लो आपको 2 साल के लिए अपॉइंट कर दिया गया, बट आपकी एज 61 साल है, तो आप तो 1 साल बाद ही रिटायर हो जाओगे ना, तो रिटायर होना पड़ेगा फिर, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, पूरी की पूरी अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास होती है, चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट करने की और जजेस को भी अपॉइंट करने की, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि किसी भी क्वालिफाइड पर्सन को एक्टिंग जज के रूप में वो लेके आ सकते हैं, ठीक है, किसी भी क्वालिफाइड पर्सन को वो एक्टिंग जज के ऊपर ला सकते हैं। क्वालिफाइड पर्सन का मतलब ये नहीं कि किसी को भी उठा के, उनको वो जज ही होने चाहिए, लॉ की जानकारी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल यहाँ पे एक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ना कि जिसमें एक पर्टिकुलर पढ़ाई की जरूरत होती है, वो क्या है, ज्यूरिडिक्शन है या नहीं है। अगर आप लॉ ही नहीं पढ़ोगे तो क्या आप जस्टिस करोगे किसी के साथ, आपको पता ही नहीं है कि इसने किसी का सर फोड़ दिया तो क्या इसको सजा मिलनी चाहिए, अब इसने जानबूझ के फोड़ा है या एक्सीडेंटली फूट गया है, उसमें भी फर्क है। आपको पता ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का ही नहीं पता है, क्या ही आप जज करोगे फिर किसी को, ठीक है। तो एक है, देखो प्रेसिडेंट के लिए कोई भी क्वालिफिकेशंस आपकी जरूरी नहीं है ना, है या नहीं है। सीए जब आप बनते हो तो अकाउंट बैकग्राउंड का बच्चा ही तो सीए बनेगा, या आर्ट वाला बैकग्राउंड का बच्चा भी बन जाएगा, नहीं बन सकता, स्पेशल क्वालिफिकेशंस चाहिए, ठीक। आपको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, आगे जाके आपको एमएस करना है या एमडी करना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको साइंस से पढ़ना पड़ेगा विद बायो,
मैथ्स नहीं, बायो, ठीक। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, मैथ्स की जरूरत नहीं है आपको वहां पे। इंजीनियर बनना है तो मैथ्स जरूरी है आपके, बट हाँ कुछ एक्सेप्शनल कर दिए जाते हैं, जैसे कि फार्मेसी एक कोर्स होता है तो मेडिकल लाइन का, बट उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने बायो से ही पढ़ाई की हो। अगर आपने मैथमेटिक्स से भी यानी कि पीसीएम लेके भी पढ़ाई हो तो भी आप एलिजिबल हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपको ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च नहीं करनी है, वहाँ पे आपको ड्रग्स पे रिसर्च करनी है। और ड्रग्स में किसका काम होता है? सारा केमिस्ट्री का काम होता है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस होती है। इसीलिए आप कहोगे कि मैम दवाई तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई एलिमेंट, इसीलिए इलिजिबल किया जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स ही तो सब कुछ सिखाता है, कितनी मात्रा में क्या चीज़ डालनी है, मैथमेटिक्स ही तो कैलकुलेशन सिखाता है। तो मैथ्स तो आता है उनको अच्छा, सर केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आप एलिजिबल हो। बट अगर आपको एमबीबीएस करना है तो मैथ्स की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। गुर्दा कहाँ है ना, लीवर कहाँ है, दिल कहाँ है, फेफड़े कहाँ है, कैसे काम करेंगे। तो एडिशनल मतलब कि एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की, तो ये एक हमारी ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको एक मतलब कि क्या बोलते हैं स्पेशल आपको पढ़ के आना होगा, लॉ के थ्रू आपको पढ़ के आना होगा, आपने एलएलबी करनी होगी, एलएलएम करनी होगी, ठीक है, और भी बहुत सारी आपको फिर प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके कहीं पे आप जज बनोगे। ऐसे नहीं है कि आपने पढ़ा और आप सीधा जज पे अपॉइंट हो गए, ठीक है। जैसे सिविल सर्विस है, आप आईएएस बन जाते हो, 21 साल की उम्र में बच्चा आईएएस बन सकता है आज के टाइम में, टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट बन सकता है। बट वो कैसे जा रहा है? वो एग्जाम के थ्रू जा रहा है, निचोड़ा गया है उस बच्चे को, पूरे तरीके से पढ़ाया गया है उसको, घसीटा गया है उसको, समझ रहे हैं। बच्चे ने स्ट्रेटजिकल तैयारी की तब वो 21 साल की उम्र में बना है। ये तो बहुत सारे 26 में भी सेलेक्ट होते हैं, कोई 30 में सेलेक्ट होता है, देखते हो ना जी, 4 अटेम्प्ट खत्म हो गए, 2 ही बचे हैं जर्नल से हैं, तो करो या मरो की स्थिति है, ठीक। 21 साल में भी आप बन सकते हो। तो जो जज जाती है ना, जो एमएम बनते हैं ये मजिस्ट्रेट में, जिनको 3 साल तक की सजा सुनाने का वो होता है, वो भी इसी तरीके से जाते हैं, ठीक है। यूपीएससी उनका एग्जाम कराती है जुडिशन में, ठीक है, वहां से जाते हैं, समझ में आ गई। तो ये सब चीजें हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाइड पर्सन लेते हैं वो, कि भाई नहीं हमें एडिशनल बहुत सारा काम आ गया है, इतने सारे केस पेंडिंग हो गए हैं कि बस दिमाग ही खराब हो गया, इनको निपटाना है, तो एडिशनल जज ले आओ। होता है ना, कोई काम जल्दी खत्म करना है, ठीक है, आप मकान बनवा रहे हो, आपके ग्राउंड फ्लोर पे लेंटर पड़ चुका है, अच्छे से लेंटर पड़ चुका है, अब आपका फर्स्ट फ्लोर पे काम चल रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे लेंटर पड़ना है, और आपको घर जो है वो आपको 1 महीने के अंदर तैयार कराना, तो आप एडिशनल लगा सकते हो ना, भाई तुम ऊपर का काम कर रहे हो, तुम ऊपर करो, ला फ्लोरिंग में नीचे किसी और से करा लेता हूँ, या भाई तू एक काम कर, तू अपने एक्स्ट्रा मजदूर ले आ। ऐसे ही होता है नहीं होता, यानी कि हम एडिशनल एक्स्ट्रा जोड़ के उन चीज़ों को फिनिश कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी हम एडिशनल जज की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। बट एडिशनल जज परमानेंट नहीं आएंगे वो, ठीक है, परमानेंट नहीं आएंगे वो, जब तक उनकी ज़रूरत है तब तक, और वो भी कब तक, जब तक वो 60, या भाई देखो अगर हम किसी को लेके आए 61 साल, जैसे भी मैंने उदाहरण दिया 61 साल की उम्र है, कोई केस के थ्रू हम उनको लेके आए कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हमें इनकी ज़रूरत है, ले आए, ठीक है, पर 62 साल की उम्र में उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। इसका भी एक्सेप्शनल है, मैं बताऊंगी अगले पॉइंट्स में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कब कब आपको जज की नियुक्ति की जाती है, जैसे कि कोई भी अपनी परफॉर्मेंस द ड्यूटी, ठीक है, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए अब्सेंट है, कोई बंदा जज अब्सेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिंग जज लेके आना पड़ेगा, काम ही नहीं चलेगा, रुक जाएगा काम सारा, कैसे काम चलेगा, ठीक है। फिर हम टेम्परेरी लेके आ सकते हैं, ठीक है, वो कब तक अपनी पोस्ट पे बना रह सकता है, जो भी मैंने आपको बताया, या तो वो काम हो गया हो या फिर 62 साल तक उनकी उम्र हो गई हो, ठीक है। उसके बाद रिटायर जज, ये एक्सेप्शनल है, रिटायर कब हुए होंगे, है ना। मैंने क्या कहा अभी पीछे 2 कंडीशंस में, मैंने क्या बताया कि 62 की एज होते ही उनको वहां पे से जाना पड़ेगा, यही बताया मैंने, बट ये एक्सेप्शनल है उसका। रिटायर्ड हैं ऑलरेडी वो, यानी कि 62 के हैं ऑलरेडी, बट कोई मामला ऐसा आ गया कि जिनमें हमें उनकी जरूरत है, वो चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं और जज भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशंस में हमें जरूरत है ना। कोई मामला ऐसा कि वो ज्यादा ना, बहुत ज्यादा
उस मामले को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। उपाधि मिली हुई है ना, जैसे कहते हैं ना कि क्राइटेरिया बांट दिया जाता है कि भाई वो बंदा ना उस काम में बहुत अच्छा है ना। तो उसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे हम लेके आ जाते हैं रिटायर्ड जज को, यानी कि 62 की उम्र से ज़्यादा उम्र जिनकी है उनको किस रिटायर्ड जज को हम लेके आ सकते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है, टेम्परेरी होता है बेटा, टेम्परेरी पीरियड से, इसका कोई भी पीरियड हमने डिफाइन नहीं कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो 2 महीने में भी मैटर सोल्व हो सकता है और 6 महीने में भी हो सकता है, साल भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल है। अब हो गया ना एक्सेप्शनल, यहाँ पे भी कहती हूँ एक्सेप्शनल आपको हर चीज का मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ भाई ज्यूरिडिक्शंस पावर ऑफ हाई कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की पढ़ी थी। अच्छा, अब इनमें क्या है, देखो सबसे पहला, सबसे जो वाइड एरिया है इसका, इट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है हमारा ये सुप्रीम कोर्ट भी है। बट यहां पे एक एक्सेप्शनल ऐसा है, एक्सेप्शनल आ गया ना अपवाद, कि हाई कोर्ट यहां पे ज्यादा पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में। कैसे? क्योंकि वहां पे केवल फंडामेंटल के राइट का वायलेशन होके आप उस पे ही आप रिट्स लगवा सकते हो, है ना, रिट्स का प्रयोग करवा सकते हो। बट यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स के अलावा आपके लीगल राइट्स का भी वायलेशन हो रहा है। अब बताओ कैसे? देखिए आर्टिकल 31 याद कीजिए, क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था, फंडामेंटल राइट था। अब क्या हुआ कि जमीन एक्वायर कर लीजिए गवर्नमेंट ने। ठीक, अब लोगों ने क्या किया कि लोगों को पता था कि भाई ये मेरा फंडामेंटल राइट है, तो मैंने क्या, हम लोग क्या करते थे, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। आर्टिकल 32 के अंदर हमने क्या किया, वहां पे पिटीशन फाइल कर दी। और वहां पे अगर आप आर्टिकल 32 के अंदर कोई भी पिटीशन फाइल करते हो, कोई भी रिट्स लगवाते हो, तो सुप्रीम कोर्ट को तुरंत प्रभाव से उस पर काम करना होगा, उसको वो डिले नहीं कर सकते। ठीक है, तुरंत करना होगा। अब क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें वो एक्वायर कर रहे हो, और मेरा फंडामेंटल अभी मान लो आर्टिकल 31 है, मान लीजिए है, खत्म हो गया, वैसे है अभी मेरे, अभी मैं जो आपको सिनेरियो समझा रही हूँ, मान लीजिए अभी आर्टिकल 31 है, तो मेरा तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया ना, मैं नहीं देना चाहती हूँ, मेरी जमीन ले जा रहे हैं जबरदस्ती, तो मैं पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मैं हाई कोर्ट भी नहीं पहुंची, हाई कोर्ट भी जा सकती हूँ मैं, बट हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं चुनौती वाला काम रखूंगी नहीं, मैं जो मेरी हायर कोर्ट है मैं उसमें जाती हूँ, सुप्रीम कोर्ट में चली गई, मैंने रिट लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा गवर्नमेंट को कि आप इनकी जमीन को नहीं छीन सकते क्योंकि ये इनका फंडामेंटल राइट है। ऐसी चलता रहा, बड़े सारे मुकदमे हुए, बड़ा दिमाग खराब। अब पार्लियामेंट क्या सोचता है, गवर्नमेंट क्या सोचती है, देखो गवर्नमेंट क्या है, वो घुमा देगी चीजों को, 1 साल देखा, 2 साल देखा, 10 साल देखा, 15 साल देखा, बड़ी दिक्कत। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, इसको हम ना हटा ही देते हैं, आर्टिकल 31 को खत्म ही करो, रिपील्ड कर दो। हम इसको फंडामेंटल राइट ना करके अब हम इसको क्या बना देते हैं, लीगल राइट बना दो, लीगल राइट बना दो। अब ये आपका लीगल राइट है, ये आपका आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी आप मूव तो कर सकते हो, ठीक है, आप मूव तो कर सकते हो, पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकते। अब क्या हो गया कि आपके फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो आपका हाई कोर्ट है ना बच्चों, वो आपके लीगल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट के साथ साथ आपके लीगल राइट को भी। जैसे कि मान लो मुझे सच में सरकार से प्रॉब्लम है, मेरी जमीन की कीमत 10 करोड़ है, सरकार मुझे 2 करोड़ दे रही है, तो 8 करोड़ का घाटा मैं क्यों उठाऊं? मुझे पता है कि मेरी जमीन की मार्केट वैल्यू, भाई प्राइवेट कंपनी आ रही मुझे 10 करोड़ दे रही है, चलो मैं मानता हूं कि मैं देश के सॉरी डेवलपमेंट के लिए मैं देश के साथ हूं, तो मैं 1 करोड़ का घाटा उठाऊं, 8 करोड़ का क्यों उठाऊं मैं? मान लो देश के डेवलपमेंट की बात है, वहां पे कोई यूनिवर्सिटी बननी है या स्पोर्ट्स अकेडमी बननी है, गवर्नमेंट बना रही है, बच्चों का भविष्य सुधरेगा, तो मैं 8 करोड़ का घाटा क्यों उठाऊं? चलो मान लो मेरे को प्राइवेट जो कंपनी है वो 10 करोड़ दे रही, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट 9 करोड़ दे, 8 करोड़ दे, नमक में आटे जितना ही तो चलता है ना बच्चों।
तो सच में ही वायलेशन हो रहा है। तो अब क्या करेगी पब्लिक? अगर मान लो हाई कोर्ट को ये लीगल राइट वाला भी अधिकार नहीं दिया होता, हमें नहीं मिला होता, क्या किया जाता? फिर तो हमें 2 करोड़ ही लेने पड़ते, 2 CR ही लेने पड़ते उसके, और चुप बैठ जाना पड़ता। तो ये क्या हो गया? डिक्टेटरशिप वाला वो हो गया कि नहीं, सरकार जो कह रही है मानना पड़ेगा। बट हम क्या हैं? हम डेमोक्रेटिक हैं। तो इसलिए क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो रहा है, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट मूव कीजिए, बट अगर हाँ किसी के साथ सच में ही लीगल राइट का भी वोलेशन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट में उसकी क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। समझ में आ गया? तो हाई कोर्ट वाइडर है, इसीलिए वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। क्यों वाइडर है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ओनली फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और जबकि हमारे हाई कोर्ट्स के साथ फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट दोनों पे रीट्स हम लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या था बच्चों? कि स्टेट में कोई झगड़ा हो गया, यही बताया था मैंने, 2 स्टेट में हो गया है ना, या केंद्र सरकार या स्टेट में हो गया, यानी कि गवर्नमेंट में या स्टेट में हो गया है ना, या गवर्नमेंट में या 2 स्टेट में हो गया, या यूनियन टेरिटरी में हो गया, मतलब कि आपस में ही झगड़ रहे हैं। तो वो था किसका जुरिडिक्शन एरिया? ओरिजिनल किसका था? सुप्रीम कोर्ट का। हाई कोर्ट में इससे कोई मतलब नहीं। हाई कोर्ट में आपके कौन से मुकदमे जाएंगे जिसमें आपको अपील भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पे मूव कर सकते हो। कौन कौन से हैं? आपका विल से रिलेटेड मैटर है, कोई मैरिज से रिलेटेड मैटर है, डिवोर्स से रिलेटेड मैटर है। ठीक है, अब डिवोर्स का मतलब ये नहीं है कि कोई भी छोटा मोटा केस उठा के डिवोर्स का जी चलो हाई कोर्ट चल रहे हैं, नहीं। ये जो अभी अतुल सुभाष वाला जो केस हुआ है, जिस बंदे ने पूरा 1 सवा घंटे का वीडियो बना के डाला फिर सुसाइड किया, तो डिवोर्स का ही तो केस चल रहा था ये, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था, पर वहां पे उसको न्याय नहीं मिला, उल्टी सीधी धाराएं लगा दी उसने। अब उसके पास ताकत नहीं बची थी। उसकी सैलरी कितनी थी बच्चों? 85,000 सैलरी में उसको 3 करोड़ उससे मांगे जा रहे हैं फुल सेटलमेंट के लिए। कहां से देगा बंदा? कहां से देगा? तो उसने क्या कहा कि इससे अच्छा है कि मैं, क्योंकि मैं ही क्या रूट तो मैं ही हूं ना, मैं पैसे कमा रहा हूं, मैं जिंदा हूं, तो मुझसे मांगे जा रहे हैं, मैं ही नहीं रहूंगा तो मांग लो, किससे मांगोगे? तो उसने क्या किया? लड़ने की बजाय अपनी जिंदगी को खत्म करना बेटर समझा। तो समझ रहे हैं इस पे कितना ज्यादा डिबेट हो रहा है। अब मामला कहाँ पहुंचा है? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सीधा वही संज्ञान ले रहा है। क्योंकि ये क्या हो गया? ये आपके सीधे जुरिडिक्शन एरिया पे सवाल उठ रहा है, क्योंकि उसने जो जज थी उनकी उस पे भी इल्जाम लगाया है कि इन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी 5 लाख की। तो इट मीन्स कि जो फैसला सुनाने वाले हैं, जो इंसाफ करने वाले हैं, वो ही पैसे मांग रहे हैं। तो किस पे? सीधा तुम्हारे जुरिडिक्शन एरिया पे सवाल उठ गया, नहीं उठ गया? तो अब इसको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? इसको सुलझाना पड़ेगा या नहीं सुलझाना पड़ेगा? मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई इतना हाई लेवल का केस नहीं है, बट हाँ केस हाई लेवल का है, मतलब सुसाइड वगैरह नहीं की है, ठीक है, और वो चाहता है कि नहीं भैया यहाँ पे है, तो देखो उसके पास रास्ता भी था, वो इसके डिवोर्स चाहता तो वो सुप्रीम हाई कोर्ट मूव कर सकता था, बट उसको इतना परेशान कर दिया ना कि उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो हाई कोर्ट चला जाए। उसके अंदर इतना विवेक नहीं बचा कि वो, उसको पता है कि भाई, क्योंकि उसको पता है कि सच में लड़कों के लिए कोई राइट्स नहीं होते, हमारे कानून में सच में लड़कों के लिए कोई राइट्स ही नहीं है, तो बनाने चाहिए। जब हम बोलते हैं मैन एंड वुमेन इज इक्वल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, हर चीज में मैन और वुमेन को बराबर का दर्जा देते हैं, तो फिर मैन के लिए कानून क्यों नहीं? मैन ही क्यों दे? अगर वाइफ ने उसको सताया है? वाइफ डायन है उसने अपने हस्बैंड को पूरी तरीके से सता रखा है, हस्बैंड ने डिवोर्स के लिए, तो वो क्यों नहीं एनिमनी देगी? हस्बैंड ही क्यों दे? ठीक, तो ये ड्रॉबैक भी है हमारे कुछ न्याय क्षेत्र के। ठीक है, तो इस तरीके के मामले होंगे, या कोई कंपनी लो है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उनका कोई मामला उलझ गया, वो सीधा आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट में आ जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, यानी कि आपको कोर्ट में कोई केस चल रहा है आपका, आप कोर्ट में नहीं जा रहे हो, अवेल ना कर रहे हो कोर्ट की, तो भी सीधा ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर होती है। हम तो देख ही नहीं रहे, जब हाई कोर्ट देख लेगी तुम्हें,
हाई कोर्ट से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ गया ना बेटा, तो सजा होनी ही होनी है, और सजा से भी बच जाओगे तो जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर कोई भी मान लो स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड, यानी कि एमएलए के इलेक्शन से रिलेटेड या एमपी के इलेक्शन से रिलेटेड भी कोई मुद्दा है, तो भी आप सीधा ओरिजिनल जुरिडिक्शन एरिया के तहत आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। यानी कि एमपी के इलेक्शंस का भी इसमें सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को जरूरी नहीं है देना, हाई कोर्ट को दे दीजिए। ठीक, ठीक है। कोई रिवेन्यू से रिलेटेड मैटर है, राजस्व से रिलेटेड मैटर है, हाई कोर्ट जाएगा। ठीक, आपका आगे कोई भी इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ना, वही वाली बात आ गई कि किसी के भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो भी जाएगा। अब देखो ये रिट जुरिडिक्शंस है, आर्टिकल 32 के तहत हम जाते हैं, और आर्टिकल 2 to 6 के तहत हम कहाँ पे जाते हैं बच्चों, हाई कोर्ट मूव करते हैं। क्या उसमें था, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन। अब ये तो मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं है ना बच्चों, ये मैं अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ कि हमारे पास ये रिट्स होती हैं, हैबेस कॉर्पस होती है, मैंडामस होती है, प्रोहिबिशंस होती है, सर्शियरी होती है, क्यू वारंट होती है। इसके तहत हम जा सकते हैं, कहाँ पे जा सकते हैं, हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, एक्सटेंसिव एंड इफेक्टिव पावर्स होती हैं। ठीक है, ठीक है, ये हायर कोर्ट्स होती है हमारी स्टेट की अपील करने की। ठीक है, ये हमारी किसकी प्रोटेक्टर होती है, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट। ये हमारी टाइप्स ऑफ रिट्स हैं इन इंडिया। ठीक है, ये मैंने एक चार्ट सा बना दिया था कि खाली उस पर आपको दिख जाए हैबस कॉर्पस क्या होता है, ये आपको अब अपने आप करना है, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में भी इसको दोहरा चुकी हूँ, और आर्टिकल 32 तो मैंने इतना वाइड कराया है। आपको याद होगा आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक कराने में मैंने कम से कम 10 क्लास ली होंगी। क्यों ली, अब समझ में आ रहा है क्यों ली थी, इसीलिए ली थी। ठीक है, आगे हो गया एपीलेट जुरिडिक्शन, यानी कि अपील। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अपील कर सकते हो। किसके खिलाफ जाओगे जब भी तो अपील करोगे, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ आप यहाँ पे अपील कर सकते हो। ये हमारा एपीलेट जुरिडिक्शंस में आता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अगर ढंग से फंक्शन नहीं कर रही हैं तो आप उनके अगेंस्ट अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। बट हाँ, ये चीज याद रखनी है, जिस स्टेट का मैटर होगा वो ही स्टेट का हाई कोर्ट उसको हैंडल करेगा। हरियाणा का कोई मैटर है तो वो पंजाब में, पंजाब का हाई कोर्ट चंडीगढ़ है ना, तो वो करेगा। बट हरियाणा की टेरिटरी का कोई मैटर है तो पंजाब की टेरिटरी में वो नहीं मतलब कि चलेगा। पंजाब की टेरिटरी अलग है, हरियाणा की टेरिटरी अलग है। ठीक, समझ में आ गई। और इलाहाबाद यानी कि यूपी की टेरिटरी में कोई भी घटना घटी है तो उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट देखेगा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उससे कोई मतलब नहीं है। हरियाणा इससे यूपी से बाहर आते ही वो उसका जो भी डिसीजन होता है या जो भी फैसला होता है हाई कोर्ट का, वो नील एंड वॉइड हो जाता है, नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना। ये देखो, इन इट्स टेरिटोरियल जुरिडिक्शन आ गया ना, सीमा क्षेत्र में ही उनका चलेगा, उससे बाहर जाओगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, अब वो सिविल मैटर भी हो सकता है, क्रिमिनल मैटर भी हो सकता है। मर्डर का केस हो गया, रेप का केस हो गया, ये हो गया आपके क्रिमिनल ऑफेंस। सिविल हो गया, डिवोर्स हो गया, कोई मैरिज है, मैरिज में भी देखो बहुत सारे केस ऐसे आते हैं कि मैरिज करनी है, बच्चे चाहते हैं मैरिज करनी है और पेरेंट्स नहीं चाहते, पर बच्चे चाहते हैं कि पेरेंट्स को लेके ही मैरिज करेंगे, तो ये भी जबरदस्ती है, तो वो सिविल कोर्ट, सिविल मैटर होता है। ठीक है, आप हमें बताइए कि हम मैरिज क्यों नहीं कर सकते, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं, हम दोनों इंडिपेंडेंट हैं, हम दोनों कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, ये हो जाता है। आगे हो गया हमारा सुपरवाइजर जुरिडिक्शन। इसमें भी यही होगा, मान लो जो कोई मैटर है, इसके अंदर इस हाई कोर्ट के को पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है कि वो सुपरवाइजर कर ले मैटर को, सुपरवाइजर करे मैटर को। आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले को भी कर सकता है, सबऑर्डिनेट लोक अदालत, किसी को भी, किसी का भी मैटर उठा के वो क्या कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है। ठीक है, सुपरवाइज वो कर सकता है। ये सारी चीजें इसमें यही कहा गया है। और ये एक यहाँ पे होता है बेटा जुडिकल या सबऑर्डिनेंस बोला गया है इसको,
सुपरिटेंडेंट है, जुडिकल सुपरिटेंडेंट बोला गया है कि जुडिकल रिव्यू, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखे नहीं गए। जो जुडिकल रिव्यू का मतलब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको कोई फैसला दिया गया, आपको उसके अगेंस्ट जाना है, तो आप हाई कोर्ट चले गए, तो हाई कोर्ट जो क्या करेगा, उसको सुपरवाइज ही तो करेगा, देखेगा उसको पहले अच्छे से, दोबारा से उसको खुलवाएगा केस को, दोबारा से उस पर सुनवाई करेगा। तो ये सुपरवाइजर की पावर इन्हीं के पास होती है, ठीक है। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, समझ चुके हो, पूरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे इनका कंट्रोल होता है, ठीक है। इनको लग रहा है कि कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई भी मैटर हो गया और उस मैटर में क्या है कि इनसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो खींच लेता है अपनी तरफ हाई कोर्ट, तुम छोड़ दो मैं इसको हैंडल करूंगा। अब इसमें इनके पास कुछ अलग पावर होती हैं कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज नियुक्त करने हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और जुडिकल पोस्ट पे करने हैं, जज नहीं करने हैं। अब खाली जज और वकील ही थोड़ी ना होते हैं कोर्ट में, और भी बहुत सारी पोस्ट होती है। तो कोई भी जुडिकल पोस्ट पे किसी को क्या करना है, अपॉइंट करना है, कोई जज अपॉइंट करना है, तो गवर्नर की रिकमेंडेशंस पे हाई कोर्ट पोस्टिंग करती है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रही हूँ मैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। किसी का लीव करना है, किसी का ट्रांसफर करना है, किसी को प्रमोशन देना है, ठीक है, ये सब हमारा इसी से होता है, ठीक है। मैंने बताया कि कोई भी मैटर है पेंडिंग चल रहा है बहुत दिन से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, तो वो उठा लेती है, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी ऐसा मैटर है, कोई भी क्वेश्चंस ऐसा है कि उसमें लॉ इफेक्ट हो रहा है, क्वेश्चंस ऑफ लॉ है, लॉ इफेक्ट हो रहा है, या रिक्वायर ऑफ द इंटरप्रिटेशंस, कि उसकी इंटरप्रिटेशंस की जरूरत है, व्याख्या करने की जरूरत है, तो उठा लेगा वहां से, तुम छोड़ दो मैं इसको खुद देखूंगा। जैसे कि अभी मैं अतुल सुभाष के केस की बात कर रही थी, तो ये हाई कोर्ट भी जा सकता था केस, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कौन उठा लेगा, हाई कोर्ट, ठीक है। बट अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही मैटर है या सबऑर्डिनेट कोर्ट का मैटर और वो इतना वाइड एरिया उसका बन गया है, या उसमें इतना मतलब कि लॉ का वायलेंस हो गया, किसी भी चीज का हो गया, तो क्वेश्चंस ऑफ लॉ आ गया ना यहाँ पे, आपके लॉ पे ही तो क्वेश्चन उठ गया, तो अब इसके इंटरप्रिटेशन की जरूरत होगी या नहीं होगी। तो फिर कहाँ पे पहुंच गया वो मामला, सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। निर्भया कांड देख लीजिए, सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था मैटर, ठीक है, कि लड़कियां ही सेफ नहीं है, ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, बाइंडिंग, बाइंडिंग कंट्रोल करना, बांध के रखना, किसको, सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये बांध के रखते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट और सारी कोर्ट्स होती हैं, ऐसी हाई कोर्ट्स के अंदर हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, और सारी जो निचली कोर्ट्स होती हैं वो इसके अंदर आती है। एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जैसे कि मैंने आपको जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि जब भी कोई केस ऐसा आता है, ठीक है, तो उसमें क्या कहा जाता है कि उनको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, एविडेंस बन जाता है वो, ठीक है, एविडेंस के रूप में उसको आगे यूज करते। केशवानंद भारती केस आज हुआ था, कब हुआ था केशवानंद भारती केस, कब हुआ था, क्या ईयर था, 63 73, ठीक है। केशवानंद भारती केस बहुत फेमस केस है बच्चों। हम उसका जो कोई भी केस आता है या कोई भी चीज में क्या होता है, आप अमेंडमेंट कर रहे हो, तो उसमें कहा गया है कि हमने कहा था केशवानंद भारती केस में, आज भी उसको बोला जाता है, आज भी उसका रेफरेंस दिया जाता है कि केशवानंद भारती में केस में कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़े बिना आप इसमें वो कर सकते हो, तो हम उसका रेफरेंस देते हैं नहीं देते। 73 कब था, अब तो 2025 आने वाला है। तो इसी तरीके से कहा गया है कि कोई भी केस की सुनवाई होगी उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, वो आगे एविडेंस के रूप में, रेफरेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो उनके पास रिकॉर्ड के रूप में रहता है, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्या है इनका, पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हो, कोर्ट की अवहेलना करते हो, अवहेलना करते हो, कोर्ट आपको बुला रही है, बार बार नोटिफिकेशन दे रही है आपको, आपकी डेट लगी हुई है, कोई केस है आपके ऊपर और आप वहां पे नहीं जा रहे हो, तो हाई कोर्ट सीधा आपको बोलेगा कि चलो ठीक है तुम वहां नहीं जा रहे, तुम यहाँ आओ, और क्या करेगा, उनको सीधा या तो सजा करेगा या कारावास करेगा या दोनों भी कर सकता है, ठीक है। लास्ट हमारा पावर ऑफ जुडिकल रिव्यू आ गया ना। मैंने अभी बताया था कि जुडिकल रिव्यू नाम का वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। न्यायिक पुनरीक्षण
यानी कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है या किसी भी कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो लग रहा है आपको कि नहीं मेरे साथ अभी भी गलत हुआ है, ये फैसला ऐसा नहीं आना चाहिए था, तो उसका आप रिव्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? दोबारा देखना, ठीक है, या उसके बारे में बताना कि नहीं जी मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है ना। गूगल रिव्यू की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जुडिकल रिव्यू की बात हो रही है। भाई मेरे को जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया है ना सर, वो मेरे अगेंस्ट सुना दिया है और मैं इस फैसले से क्या है मैं सहमत नहीं हूँ, तो आप कहाँ पे मूव कर लोगे? हाई कोर्ट मूव कर लोगे, ठीक है। और हाई कोर्ट के फैसले से भी अगर आप अनसेटिस्फाइड होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जुडिकल रिव्यू आप करा सकते हो, समझ में आ गया। हाई कोर्ट मूव कर सकते हो अगर आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे आप दोनों लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों ही मैटर्स में आप जुडिकल रिव्यू करा सकते हो, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज का यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। आपका हाई कोर्ट कंप्लीट हो गया है। पार्ट 6 में बस हमारा सबॉर्डिनेट कोर्ट्स बची हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स बची हैं। पार्ट 6 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको सबको ये रिवाइज करके आना है। आपको पूरा कल मैं पहले टेबल सुनूंगी, ठीक है, आज हमने कंप्लीट किया है, कल मैं टेबल सुनूंगी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट की कोर्ट एक्सक्लूसिव है, किसकी कॉमन है, ठीक है। 25 स्टेट्स आपको याद होनी चाहिए हाई कोर्ट, और प्लस में इनका स्टैब्लिश का ईयर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन डेज एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।